हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें मुस्कान ने भेजी है। मुस्कान उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहती हैं। मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। चलिए अब ईयरफोन लगा लीजिए, कहानी सुनते हैं, क्योंकि आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो वीडियो अभी स्किप कर देना। अगर दिल मजबूत है तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़क से होकर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखाई देते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्सा पूरी तरह से घास फूस आदि से ढका था। कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि ये कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक राम लेखवान थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम लेखवान ही वो व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से ये शांत कार्यालय कभी कभी मुखर उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग जाता था। राम लेखवान जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई ना कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वो विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक फूस से हुआ। जब तक राम लेखवान जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव की बातें ना बता देते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम लेखवान की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके अपना सर हिला देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम लेखवान की बातों को रमेश बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ साथ कुछ सवाल भी पूछ लेते। एक दिन की बात है, राम लेखवान जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। लेकिन उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वो अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम लेखवान थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ रहे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले, वैसे ही कार्यालय के आंगन में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल खड़े करते हुए देखा। वो दौड़कर रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना वक्त गवाए घबरा कर बोले, बाबूजी, कल रात तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार ही आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रमेश बाबू ने उसे अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करा और आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम लेखवान जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखा। फिर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष से बाहर आए और अपना हाथ धोने लगे। हाथ धोने के बाद अपने कमरे में लगी हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम लेखवान जी से बोले, राम लेखवान जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। उनकी अनुमति मिलते ही राम लेखवान जी ने कहना शुरू किया,
बाबूजी, कल मैं जब शाम को घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर दबोचा। उसके ऊपर एक चुड़ैल हावी हो चुकी है। वो इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी चराने वालों की नज़र उस पर पड़ी। वो लोग स्थिति को भाप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही एक सोखा बाबू ने झाड़ फूंक की। इसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वो छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राम लेखवान की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़ा गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की ये हालत देखकर राम लेखवान जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया है। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया है। अभी राम लेखवान जी यही सब सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम लेखवान को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलने पर रमेश बाबू पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ने लगे और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर राम लेखवान को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इनको पीस कर अपनी बहू को पिला दो और अपने घर पर ही रुको। मैं कार्यालय में कुछ ज़रूरी काम काज निपटा कर अभी 1-2 घंटे में ही आपके घर पहुंचता हूँ। राम लेखवान जी बिना कुछ बोले केवल अपना सिर हिलाने लगे और उन पत्तों को लेकर अपने घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रमेश बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि वो भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते रहते हैं। नहीं, वो मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम लेखवान जी घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर 10-15 गांव के ही लोग बैठे नजर आते हैं। एक खटिया पर खोया बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहा था। राम लेखवान जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़ा, राम लेखवान, ये चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ दिया था पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश भी की पर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा रही है। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी जितनी पावर थी वो सब आजमा चुका हूँ। राम लेखवान सोखा बाबा के ही बगल में बैठ जाते हैं, अपनी लड़की को आवाज़ लगाते हैं। उनकी लड़की घर में से दौड़ती हुई बाहर आती है। फिर राम लेखवान जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इनको पीस कर बहू को पिला दो, अगर नाक नुकर करती है तो ज़बरदस्ती पिलाना। इसके बाद राम लेखवान जी की लड़की उन पत्तों को लेकर घर के अंदर चली जाती है तथा उन पत्तों को पीस कर अपनी भाभी को पिला देती है। अरे ये क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम लेखवान जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वहीं आंगन में ही एक तरफ बैठ गई। अब उसके व्यवहार में भी काफ़ी अंतर आ चुका था। उसका कूदना, उछलना, नाचना सब बंद हो चुका था। राम लेखवान जी की लड़की दौड़ती हुई घर से बाहर निकली और राम लेखवान जी की ओर देखकर बोली, बाबूजी, भाभी अब बिल्कुल शांत हो चुकी है और घर के आंगन में ही आराम से बैठी है। बाहर जितने लोग बैठे थे वो सब हैरान हो चुके थे। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा बाबा के बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती थी? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने राम लेखवान जी की ओर देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता, पहले ही राम लेखवान जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए थे। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए थे, उसे उनके मंत्रों और 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम लेखवान जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेश बाबू का गुणगान करने।
और अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहां रुकती है। रमेश बाबू को देखते ही राम लेखवान जी दौड़कर रमेश बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हैं। बोले, रमेश बाबू आपके पत्तों ने तो कमाल ही कर दिया, अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयकारा करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम लेखवान जी की बहू को घर में बाहर बुलवाया। वो काफ़ी शांत थी, पर रमेश बाबू को लगा कि अभी वो चुड़ैल यहीं कहीं है और पत्तों का असर खत्म होते ही वो फिर से जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम लेखवान जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे ये क्या! राम लेखवान जी की बहू घबरा कर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ, अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी, मुझे जाने दो, मैं बहुत जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम लेखवान जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई थी। वो बोल पड़े, रमेश बाबू इसे छोड़िएगा नहीं, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वो चुड़ैल राम लेखवान जी की ओर ध्यान ना देते हुए रमेश बाबू की ओर देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेश बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वो राम लेखवान जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़े हुए हो। इस पर वो चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही एक जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारे परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। एक शाम मैं लकड़ी लेने जंगल के अंदर गई थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी, पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं है, कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार ना बन जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करी और वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग ज़रूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं अपना रास्ता खुद खोज लूँगी। पर शायद वो रात मेरे जीवन की समाप्ति के लिए आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा भी था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर इसके बाद अचानक वो प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया था। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप में हिलने लगी थीं। मुझे देखते ही वो जोरदार ढंग से चीखने लगा और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा निवास है। मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर ही कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो मेरी तरफ झपटा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर के मारे मेरी चीख निकल रही थी। मैं बहुत तेज़ चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। मेरी बातों को सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि मुझे एक संगनी चाहिए। मुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता बचा है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन गुने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाए। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी थी। मुझे क्या पता था कि ये सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम लेखवान की बहू पर सवार चुड़ैल फूट फूट कर रोने लग जाती है और इतना सुनते ही रमेश बाबू थोड़ा भावुक हो जाते हैं और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए देते हैं। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वो प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर ये क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे एक भूचाल सा आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की न जाने कितनी डालियां टूटकर धरती पर गिर गई थीं। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। कुछ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे, तो कुछ इस डाल से उस डाल पर कूद फांद रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच गा रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था।
अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे ये क्या, अब तो मेरी शामत आ गई थी। पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वो प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी नहीं करेगा, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय के बाद मेरी लीला समाप्त हो गई। इतना कहने के साथ ही वो चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इस गांव में कभी नहीं आएगी और ना ही तू इन गांव वालों को परेशान करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तो बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सबसे इन गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते ही रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू बस इनको बख्श दे, बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वो तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी ना पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल कराई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया था, क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से भी उन गांव वालों की रक्षा कर पाएंगे? इस राज को राज ही रहने दीजिए। खैर, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर एक लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोज़ रात 7 बजे आप इस तरह की भूतिया कहानी सुन सकें।